वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ये वीडियो में विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ अबाउट पावर सेक्टर जो है उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है। गवर्नमेंट का करंटली ये सेक्टर पे काफ़ी फोकस है, जिसकी वजह से आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ये सेक्टर में हो रहे हैं। तो ये सेक्टर्स के पहले हम बेसिक्स देखेंगे कि ये सेक्टर में वैल्यू चेन क्या है, या क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, कौन कौन से प्लेयर्स है एंड इंडिविजुअल जो प्लेयर्स है, इसके बारे में आगे जाके ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए एंड अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यदि आप देखो तो पावर सेक्टर इज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। तो ये कौन कौन से 3 पार्ट्स है? फर्स्ट आ जाता है पावर जनरेशन, सेकंड आ जाता है ट्रांसमिशन एंड थर्ड आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यदि आप देखो तो जो पावर जनरेट होता है वो जनरली 6.6 केवी टू 12 केवी ये रेंज में होता है। बट पावर रिलेटेड चैलेंज क्या है कि पावर जहाँ पे जनरेट होता है वहां पर ही उसको कंज्यूम नहीं किया जाता है, बिकॉज जो पावर है वो रिमोट एरियाज में जनरेट होता है। तो जो पावर जनरेट हुआ है उसको कंज्यूम करने के लिए पहले ट्रांसमिट करना पड़ता है, एंड ये ट्रांसमिट करने के लिए जो पावर जनरेटेड है उसको स्टेप अप करना पड़ता है, यानी उसका जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करना पड़ता है। और ये जो काम है वो ट्रांसफॉर्मर्स करते हैं, जिसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स या पावर ट्रांसफॉर्मर्स कहा जाता है। तो यदि आप देखो तो जो पावर जनरेट हुआ है वो 6.6 या 12 केवी का था, उसको स्टेप अप करके लगभग 440 वोल्ट तक यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग वोल्टेज रेंजेस है, उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट ये जो 440 वोल्टेज रेंज है वो स्टैंडर्ड वोल्टेज रेंज है, जिससे जनरली जो पावर है उसको ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन सिटी या जहां से पावर जनरेट हुआ है टिल द कंजम्पशन एंड एक बार ये पावर रिसीव होने के बाद इसको रिड्यूस किया जाता है, जिसको स्टेप डाउन फंक्शन कहा जाता है। फ्रॉम 440 केवी इट इज रिड्यूस टू जनरली 66 केवी, एंड बाद में 66 केवी से भी फर्दर स्टेप डाउन किया जाता है 11 केवी या 6.6 केवी या 3 केवी। एंड बाद में जो हाउस होल्ड में हम जो पावर यूज करते हैं जनरली वो 415 वोल्ट्स का होता है, तो इसको फिर से स्टेप डाउन किया जाता है फॉर हाउस होल्ड पर्पस या इंडस्ट्री पर्पस। तो ये जनरली एक कंप्लीट वैल्यू चेन हो गया, पावर सिस्टम कैसे वर्क होती है। ये चार्ट में आप देख सकते हो कि टोटल जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड इंफ्रा लगता है उसका परसेंटेज टर्म में क्या जनरली कॉस्ट आता है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो मेजरली जो एक्सपेंसेस जाता है या कॉस्ट जाता है दैट इज इनटू द पावर रिलेटेड इक्विपमेंट, जो लगभग 55% है, जिसमें टावर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं। इसके अलावा 8% जो है वो डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग में जाता है, 18% सिविल कंस्ट्रक्शन में जाता है एंड रिमेनिंग 18% अदर सेक्टर से जाता है। पावर सेक्टर रिलेटेड यदि आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी बुलिश, एंड इसीलिए 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है वो 500 गीगावाट्स का है। सोलर का प्लान है लगभग 300 गीगावाट्स का, एंड करंटली यदि आप देखो तो जो कैपेसिटी है सोलर रिलेटेड वो लगभग 80 गीगावाट्स की है। विंड रिलेटेड यदि आप देखो तो लगभग 42 गीगावाट्स की है, जिसको इंक्रीज करके 2030 तक लगभग 140 गीगावाट्स तक लेके जाना है। तो ये जो ह्यूज यहाँ पर टारगेट्स रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसी वजह से जो एक्चुअल में पावर सेक्टर है या जो तीनों कंपोनेंट्स है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको काफी एक हेवी पुश मिलने वाला है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू डू द कैपेक्स टिल 2030 ऑफ अबाउट 2.4 लाख करोड़। ये एक मैसिव कैपेक्स है। इसमें यदि आप देखो तो जो टोटल ट्रांसमिशन लाइंस होगी 2030 तक, ये प्लान है कि 50,890 सर्किट किलोमीटर्स इतनी जो लाइंस होगी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी प्लानिंग टू एक्सपांड। इसके अलावा जो टोटल सबस्टेशन की कैपेसिटी है दैट गवर्नमेंट विल बी एनहांसिंग बाय 4,33,000 केवीए है। तो ये जो एग्रेसिव टारगेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे हैं इसके मेजरली बेनिफिशियरीज कौन हो गए? फर्स्ट हो गया जो टावर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है, ये बेनिफिशियरीज हो गए। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर्स एंड प्रॉक्सी ट्रांसफॉर्मर्स प्लेयर्स है, ये भी यहाँ पर काफी की बेनिफिशियरीज हो गए। तो ये जो तीनों सेगमेंट्स है जो बेनिफिशियरीज हो गए, इसमें इंडिविजुअल कौन कौन से प्लेयर्स है इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी जो टावर सेगमेंट में डोमिनेंट प्लेयर है, जिसका नाम है स्कीपर करके। तो ये जो प्लेयर है इसके बेसिकली 3 अलग अलग बिजनेस के डिविजन है। फर्स्ट हो गया उनका इंजीनियरिंग का डिवीजन, सेकेंड है उनका पॉलीमर रिलेटेड डिवीजन, एंड थर्ड जो डिवीजन है जिसमें वो ईपीसी रिलेटेड काम करते हैं।
तो जो उनका फर्स्ट डिवीजन है इंजीनियरिंग का, इसमें ही वो बेसिकली ट्रांसमिशन टावर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा मोनोपोल्स आ जाते हैं, टेलीकॉम रिलेटेड जो टावर्स है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके बाद में उनका जो सेकंड डिवीजन है दैट इज रिलेटेड टू पॉलीमर्स। तो यहाँ पर वो अलग अलग जो पॉलीमर्स या पाइप्स बेसिकली जो होते हैं यूपीवीसी या सीपीवीसी, इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके बाद में उनका जो थर्ड सेगमेंट है, जो ईपीसी का सेगमेंट है, इसमें वो पावर एंड नॉन पावर ये सेक्टर्स के लिए ईपीसी का काम करते हैं, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इन द नॉन पावर सेगमेंट कंपनी हैज रिसेंटली बैक्ड द ऑर्डर्स फ्रॉम द वाटर सेक्टर। यदि हम कंपनी के क्लाइंट्स देखेंगे तो कंपनी के पास पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन या टाटा प्रोजेक्ट्स या इसके अलावा यूपी पावर ट्रांसमिशन जैसे क्लाइंट्स है। यदि आप उनका 2024 फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू का ब्रेकअप देखोगे तो मैक्सिमम जो रेवेन्यू आया है वो इंजीनियरिंग ही सेगमेंट से आया है, जो लगभग 68% का है। इसके बाद में जो पॉलीमर सेगमेंट है उसने लगभग 14% से कंट्रीब्यूट किया है, एंड जो थर्ड सेगमेंट है जो ईपीसी का सेगमेंट है इससे लगभग 18% का कंट्रीब्यूशन आया है। और FY24 में ही कंपनी के जो मेजर रेवेन्यूज है, यानी लगभग 81% की जो रेवेन्यूज है वो डोमेस्टिक सेगमेंट से आए हैं, एंड लगभग रिमेनिंग 19% के जो रेवेन्यूज है वो उनके एक्सपोर्ट से आए हैं। इसके अलावा यदि आप उनकी टोटल कैपेसिटीज देखोगे तो सारी जो कैपेसिटीज है वो कोलकाता में है, एंड इंजीनियरिंग ये सेगमेंट के लिए कंपनी के पास लगभग 3 लाख मैट्रिक टन इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है। इसके अलावा जो पॉलीमर की कैपेसिटी है वो लगभग उनके पास 62,000 मैट्रिक टन इतनी है पर एनम के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट उनका जो इंजीनियरिंग सेगमेंट है। तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में कंपनी ट्रांसमिशन टावर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, मोनोपोल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, या इसके अलावा जो टेलीकॉम टावर्स होते हैं इसका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यदि आप रेंज देखोगे तो लगभग 11 केवी से लेके 1200 केवी तक जो ट्रांसमिशन टावर्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, एंड ये सारे जो टावर्स है वो 100% मेक टू ऑर्डर होते हैं, एंड 100% कस्टमाइज ऑर्डर्स लेते हैं वो बेस्ड ऑन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। बट ये जो ट्रांसमिशन टावर मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट है इसमें एक चैलेंज है जो वर्किंग कैपिटल का है। तो जनरली यदि आप देखोगे तो उनके जो फाइनल ऑर्डर्स आने के लिए उनको 6 to 8 मंथ्स लगता है, यानी कंप्लीट टेंडरिंग प्रोसेस के लिए। इसके बाद में 6 to 8 मंथ्स उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगता है, एंड लगभग 80 to 85 डेज जो पेमेंट है वो कलेक्ट करने के लिए लगता है, यानी रिसीवेबल डेज लगभग 80 to 85 डेज के हैं। ये जो इंजीनियरिंग का सेगमेंट है इसमें जनरली 13 to 14% के मार्जिन अवेलेबल है इबिटा लेवल पे। बट कंपनी का मोनोपोल है जो प्रोडक्ट है इसमें कंपनी की काफी बेटर मार्जिन है, लगभग 17 to 18% की मार्जिन कंपनी के पास अवेलेबल है, और मोनोपोल को इरेक्ट करने को भी काफी कम जगह लगती है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन टावर होता है जिसमें मार्जिन भी कम होते हैं। जनरली 10 to 12% के मार्जिन उनको ये पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए अवेलेबल है। यदि हम कंपनी की ऑर्डर बुक देखेंगे तो 2021 में सिर्फ 1600 करोड़ की थी, जो आज इंक्रीज होके 6215 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, यानी जो ऑर्डर बुक है इट हैज इंक्रीज बाय मोर देन 4 टाइम्स इन 4 इयर्स। और ये ऑर्डर बुक में से लगभग 66% की जो ऑर्डर बुक है दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जो रिमेनिंग ऑर्डर बुक है दैट इज नॉन पावर या नॉन टीएनडी सेक्टर के लिए है। कंपनी के बिजनेस में रिन्यूएबल पावर के वजह से एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। इनिशियली उनका जो एग्जीक्यूशन टाइमलाइन था वो लगभग 2 to 2.5 ईयर्स था, जो करंटली ड्यू टू रिन्यूएबल फोकस इट हैज रिड्यूस्ड टू 1 to 1.5 ईयर। अभी हम कंपनी की ईपीसी ये जो डिवीजन है इसके बारे में ब्रीफली देख लेते हैं। तो ये जो डिवीजन है इसमें जनरली कंपनी को 13 to 14% के इबिटा मार्जिन अवेलेबल है, बट कंपनी की मैनेजमेंट इज वेरी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल बिडिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स। कंपनी ने रिसेंटली टीएनडी ये सेगमेंट में 2 जो बड़े प्रोजेक्ट्स है इसको कंप्लीट किया है एग्जीक्यूट करके, और ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स है वो राजस्थान बेस्ड है। इसमें से जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी ने रावत भाटा से लेके कोटा तक जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया था, 400 केवी का एक ट्रांसमिशन लाइन था। इसके बाद में जो सेकंड प्रोजेक्ट है जहाँ पे कंपनी ने भाडला से लेके बीकानेर तक 400 केवी का ट्रांसमिशन लाइन जो है वो डिप्लॉय किया था, और ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स है वो कंपनी ने राजस्थान राज्य विद्युत निगम के लिए किया था। इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी को रिसेंटली 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर द वाटर रिलेटेड ईपीसी वर्क। इसके अलावा कंपनी को बीएसएनएल से एक मेजर ऑर्डर मिला है जहां पर वो ईपीसी भी करेंगे एंड ओएनएम भी करेंगे। ओएनएम लगभग 5 इयर्स का होगा, एंड इसके बाद में एडिशनल 5 इयर्स का भी यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। कंपनी यहाँ पर 3350 जो टेलीकॉम टावर्स है उनको सेटअप करने वाली है।
इन द इंटीरियर विलेजेस ऑफ द राजस्थान, और इसमें से जो 60 to 65% जो रेवेन्यू है वो ईपीसी से आएगा एंड जो रिमेनिंग रेवेन्यू है वो ओएनएम से आएगा। यदि हम कंपनी के कैपेक्स के प्लान देखेंगे तो नेक्स्ट 3 इयर्स में कंपनी लगभग 500 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है, जिसमें से 250 करोड़ का जो कैपेक्स है वो तो 2025 में ही हो जाएगा एंड रिमेनिंग जो कैपेक्स है वो आने वाले सालों में होगा। और ये जो कैपेक्स है उसके लिए जो 78% ऑफ द फंडिंग रहेगी वो डेट बेस्ड फंडिंग रहेगी एंड रिमेनिंग जो 22% की फंडिंग है वो इंटरनल अक्रूवल से होगी। ये जो कैपेक्स है इससे एडिशनल लगभग 700 to 800 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को आ सकते हैं इन अपकमिंग ईयर्स। यदि हम कंपनी का रेवेन्यू का गाइडेंस देखेंगे तो कंपनी ने 2026 के लिए लगभग 25% के रेवेन्यूज का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। यदि हम कंपनी की टोटल बिड पाइपलाइन देखेंगे तो कंपनी के पास करंटली लगभग 16,700 करोड़ की बिड पाइपलाइन है, जिसमें से 65% जो बिड पाइपलाइन है दैट इज बेस्ड फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, जहां पर थोड़े बेटर मार्जिन होते हैं। और कंपनी का जो बिड टू विन रेशियो है वो लगभग 20 to 25% का है। तो दीज वर ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू स्किपर लिमिटेड। अभी हम ट्रांसफार्मर ये जो सेगमेंट है इसके बारे में कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं एंड देन विल आल्सो डिस्कस अबाउट डिफरेंट ट्रांसफार्मर कंपनीज एज वेल एज कौन कौन सी प्रॉक्सी कंपनीज है फॉर द ट्रांसफार्मर सेक्टर, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली यदि आप देखो तो ट्रांसफार्मर सेक्टर के लिए भी काफी हेवी टेलविंड्स आई है, और इसके रीजंस क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट अबाउट 2.4 लाख करोड़ टिल 2030, जहां पर वो ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको भी इंक्रीज करने वाला है लगभग 50,000 सर्किट किलोमीटर से। एंड जो यहाँ पर जो सबस्टेशन है उनकी भी कैपेसिटी जो है वो लगभग 4,33 केवीए से आप देखो तो यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। इसके जो मैक्सिमम बेनिफिशियरी होंगे वो ट्रांसफार्मर कंपनीज होगी। इसके अलावा जो सोलर की कैपेसिटी करंटली 80 गीगावाट से इंडिया में कंप्लीटली, जिसका टारगेट 2030 तक 300 गीगावाट्स का है, या जो विंड की कैपेसिटी लगभग 42 गीगावाट्स की है, जिसका टारगेट 2030 तक 140 गीगावाट्स का है। तो इसके लिए भी एक स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर्स लगते हैं विच इज कॉल्ड एज आईडीटी यानी इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स, और यहाँ पर इसकी भी आप देखो तो काफी एक ह्यूज डिमांड है इन करंट सिचुएशन। तो ट्रांसफार्मर्स रिलेटेड हम पहले कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया। काफी एक बड़ी कंपनी है ये, और ये जो कंपनी है वो डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें यदि आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स आ जाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स आ जाते हैं, इसके अलावा फर्नेस ट्रांसफार्मर्स है, इवन आईडीटी जो पर्टिकुलरली रिन्यूएबल्स के लिए ट्रांसफार्मर्स लगते हैं वो भी ये कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी कौन कौन से रेंज के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करती है, तो इसमें कंपनी 0.5 MVA से लेके 500 MVA तक, और इसके अलावा 5 kV से 1200 kV तक अलग अलग जो ट्रांसफार्मर्स है ये कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है। यदि हम देखें तो कंपनी पावर, रिन्यूएबल्स, रेलवे, सीमेंट्स एंड ऑयल एंड गैस के लिए अलग अलग जो ट्रांसफार्मर्स है इसको मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है। इसमें से जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो मोरिया में है, जहाँ पे कंपनी के पास 24,000 MVA पर एनम इतनी कैपेसिटी जो है वो अवेलेबल है। ये जनरली जो फैसिलिटी है दैट इज फॉर द लार्जर पावर ट्रांसफार्मर्स, जहाँ पर वो 1200 kV तक के जो ट्रांसफार्मर्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के पास जो सेकेंड फैसिलिटी है दैट इज एट द चंदाघाट, जहाँ पर कंपनी के पास टोटल 12,000 MVA इतनी कैपेसिटी है, और यहाँ पर वो मीडियम पावर ट्रांसफार्मर्स जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहाँ पर जो वोल्टेज का रेंज है दैट इज अप टू 220 kV। एंड जो कंपनी का थर्ड फैसिलिटी है दैट इज एट द ओधव जो 1200 MVA का है, जहाँ कंपनी जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है जो 66 kV तक के होते हैं। और कंपनी का जो चंगोदर का प्लांट है यहाँ पर कंपनी कैपेसिटी एडिशन कर रही है लगभग 15,000 MVA से। करंटली जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 30 to 50% का है, बट यहाँ पर कंपनी एडिशनल जो कैपेसिटी डाल रही है 15,000 MVA की, दैट इज फॉर द स्मॉल ट्रांसफार्मर्स जो 15 MVA की कैपेसिटी के हो गए। एंड कंपनी का प्लान है कि टू मेक दिस कंप्लीट प्लांट ऑटोमेटेड, जिससे कंपनी पर मंथ के लिए आगे जाके 100 ट्रांसफार्मर्स जो है उसको मैन्युफैक्चर कर पाएगी। यदि हम कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो कंपनी के पास 3,686 करोड़ का ऑर्डर बुक अवेलेबल है, और Q3 2025 में कंपनी को 631 करोड़ का ऑर्डर का इन्फ्लो आया था। इसके अलावा कंपनी के पास लगभग 19,000 करोड़ की ऑर्डर्स की इंक्वायरीज है विच इज अंडर नेगोशिएशन करंटली। इसके अलावा मोर इंटरेस्टिंगली कंपनी ने रिसेंटली एक जो CRGO स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है इसमें मेजॉरिटी स्टेक लिया है, एंड CRGO जो स्टील है दैट इज लगभग 30 to 35% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एनी ट्रांसफार्मर।
और ये कंपनी में स्टेक लेने के बाद कंपनी के पास कंप्लीट 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन अवेलेबल है। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है सिल्चर टेक्नोलॉजीज। तो सिल्चर टेक्नोलॉजी है काफी एक आप देखो नीश टाइप ऑफ कंपनीज है, उनका काफी जो फोकस है दैट इज ऑन द एक्सपोर्ट्स, इसीलिए इनके मार्जिन यदि आप देखोगे तो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट जो मार्जिन है या सबसे ज्यादा मार्जिन है वो सिल्चर टेक्नोलॉजीज के ही है। एंड इसका जो रीजन है दैट इज ड्यू टू फोकस ऑन द एक्सपोर्ट्स मार्केट। ये जो कंपनी है वो जनरली बिलो 50 MV है या 132 kV के बिलो के जो ट्रांसफार्मर्स है वो मैन्युफैक्चर करती है। यदि हम कंपनी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी देखेंगे तो उनके पास वडोदरा में लगभग 17 एकड़ का लैंड पार्सल है। इनके पास लगभग 4000 MVA की कैपेसिटी अवेलेबल थी एंड उन्होंने रिसेंटली ये जो कैपेसिटी है उसको रैंप अप करके 7500 MVA तक वो लेके गए हैं। और ये जो उन्होंने कैपेसिटी रैंप अप किया था वो काफी क्विकली किया था। यहाँ पर आप उनके हिस्टोरिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के डिटेल्स देख सकते हैं। और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है आफ्टर एक्सपेंशन 7500 MVA की वो FY26 में 100% यूटिलाइज हो जाएगी। FY25 के लिए लगभग जो गाइडेंस है रेवेन्यू का मैनेजमेंट की तरफ से वो 550 करोड़ का है एंड नेक्स्ट ईयर के लिए 750 to 800 करोड़ का है 2026 फाइनेंशियल ईयर के लिए। कंपनी को यदि आप देखो तो डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 15 to 20% के एबिटा मार्जिन मिलते हैं एंड यही जो मार्जिन है वो एक्सपोर्ट्स में लगभग 35 to 50% के है। इसीलिए कंपनी का आगे जाके भी एक्सपोर्ट्स पे फोकस होगा। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक का स्प्लिट देख सकते हो। तो आगे जाके कंपनी ने गाइड किया है कि ये आइदर 50-50 होगा या 60-40 होगा। सिल्चर टेक्नोलॉजीज के डिटेल्स देखने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर ट्रांसफार्मर कंपनी जिसका नाम है सुप्रीम पावर। तो ये आप देखो तो एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। ये भी अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। मेजरली करंटली जो कैपेसिटी है वो स्मॉलर ट्रांसफार्मर्स के लिए ही है, इसीलिए उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी यदि आप देखोगे तो लगभग 35 to 50% का है। बट आगे जाके जो नई कैपेसिटी वो डाल रहे हैं काफी कंपनी के लिए एक मैसिव कैपेक्स होगा जिससे कंपनी की जो कैपेसिटी है तो काफी बढ़ जाएगी। फ्रॉम करंटली 2500 MVA टू 9000 MVA तक हो जाएगी। और जो एडिशनल कैपेसिटी है वो थोड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स के लिए कंपनी ने प्लान की है, जिसमें कंपनी विल बी फोकसिंग ऑन 110 kV एंड 132 kV के ट्रांसफार्मर्स। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली एक सोलर के ऑर्डर जो है उसको भी कंप्लीट किया था। लगभग 50 MVA का IDT ट्रांसफार्मर था और कंपनी ने इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। कंपनी का FY24 का रेवेन्यू यदि आप देखो तो लगभग 50% ऑफ द जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आया है, 40% पावर ट्रांसफार्मर से एंड रिमेनिंग जो 10% है वो अदर से है जिसमें सोलर का भी कुछ प्रेजेंस है। बट आगे जाके कंपनी का प्लान है टू फोकस मोर ऑन द पावर ट्रांसफार्मर्स बिकॉज पावर ट्रांसफार्मर्स में मार्जिन भी बेटर है क्योंकि कंपटीशन काफी कम है। तमिलनाडु में यदि आप स्पेसिफिकली देखोगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स है इसमें लगभग 50 कॉम्पिटिटर्स है, वेल पावर ट्रांसफार्मर्स में हार्डली 2 या 3 कंपनीज है। तो ये जो माइन्यूट लेवल का अंडरस्टैंडिंग है वो आपको एक्चुअल में स्कटलबट से आता है या प्लांट विजिट से आता है या चैनल चेक से आता है। एंड वैल्यू एडिकेटर में हम यही फोकस करते हैं कि हम एक्चुअली ऑन ग्राउंड जाके जो सारे अलग अलग पैरामीटर्स है दैट वी ट्राई टू वैलिडेट। ये चार्ट में आप देख सकते हो कि कंपनी ने इंटरेस्टिंगली उनका जो गवर्नमेंट का डिपेंडेंसी है वो 2022 में जो 80% का था वो रिड्यूस करके लगभग 35% का किया है इन 2024 फाइनेंशियल ईयर। कंपनी के पास करंटली 60 करोड़ की ऑर्डर बुक है एंड लगभग 100 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए उन्होंने बिड किया है एंड लगभग उनका जो बिड टू विन रेशो है वो 10 to 20% का है। तो ट्रांसफार्मर्स के बारे में डिटेल में देखने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट सम कंपनीज विच कैन बी प्रॉक्सी फॉर द ट्रांसफार्मर्स। तो इसमें यदि आप देखो तो कुछ कंपनीज आ जाती है जो CRGO स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है। यदि आप इंडिया में टोटल डिमांड देखेंगे CRGO स्टील का वो लगभग 3,40,000 मैट्रिक टन पर एनम इतना है, जिसमें इंडिया में लगभग 1 लाख मैट्रिक टन इतना प्रोडक्शन होता है एंड रिमेनिंग 2,40,000 जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट होता है अलग अलग कंट्रीज से। CRGO स्टील की प्राइस 2021 के पहले लेस देन 150 थी जो रिसेंटली इंक्रीज होके 300 तक गई थी एंड करंटली लगभग 250 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसके मेजरली 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BIS के जो नॉर्म्स है इसको थोड़ा स्ट्रिक्टर किया है। इसके अलावा कुछ जो चाइनीज इंपोर्टर्स है उनको भी बैन किया था ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंस और इसीलिए CRGO स्टील का इंडिया में शॉर्टेज हुआ था एंड यहाँ पर प्राइस काफी बढ़ गई थी। यहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स है जो एक्चुअली ये जो CRGO स्टील बेस्ड लैमिनेट्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है JB लैमिनेट्स।
तो यहाँ पर आप अलग अलग प्रोडक्ट डिटेल्स देख सकते हो जेबी लैमिनेट्स के, जिसमें वो कट लैमिनेशन, स्लिट कॉइल या असेंबल कोर्स, इसके अलावा CRGO फॉर ट्रांसफॉर्मर्स फ्रॉम 132 kV टू 220 kV के लिए अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी को ऑलरेडी 220 kV के रिलेटेड जो अप्रूवल्स है वो मिल गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू गेट द अप्रूवल्स फॉर 400 kV के जो ट्रांसफॉर्मर्स है। कंपनी की यदि हम टोटल कैपेसिटी देखेंगे तो कंपनी के पास टोटल लगभग 11,350 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है और उनके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, एक जो है दैट इज एट द नोएडा एंड जो दूसरा है दैट इज एट द ग्रेटर नोएडा। जो उनका नोएडा का प्लांट है उसमें कंपनी के पास लगभग 6,600 मेट्रिक टन इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है और उनका जो ग्रेटर नोएडा का प्लांट है इसमें कंपनी के पास लगभग 4,750 मेट्रिक टन की कैपेसिटी अवेलेबल है। इसमें कंपनी और एक एडिशनल कैपेसिटी डाल रही है लगभग 6,000 मेट्रिक टन से। यहाँ पर वो कैपेसिटी एनहांसमेंट कर रहे हैं, ये कैपेक्स कर रहे हैं और ये जो एडिशनल कैपेसिटी है वो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 से ऑपरेशनल हो जाएगी। और जनरली जो कैपेसिटी है उस पर कंपनी का जो फोकस है दैट इज फॉर द हायर वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स रेंज, जिसमें कंपनी विल बी फोकसिंग मोर ऑन 400 to 765 kV। यदि हम कंपनी के कस्टमर्स देखेंगे तो उसमें स्किपर है, सुप्रीम पावर है, मेडन ट्रांसफॉर्मर्स है, शेडीसाई इलेक्ट्रिकल्स है, BHEL है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, या इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स है। इसके अलावा कनोहर इलेक्ट्रिकल्स करके काफी आप देखो तो मार्की क्लाइंट्स है। कंपनी का जो एडिशनल 6,300 मेट्रिक टन का कैपेसिटी आने वाला है, इससे कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू ऐड ऑलमोस्ट अबाउट 180 करोड़ ऑफ टर्नओवर। इसमें कंपनी विल बी अगेन फोकसिंग मोर ऑन द एक्सपोर्ट्स बिकॉज एक्सपोर्ट्स में बेटर मार्जिन है कंपेयर टू जो डोमेस्टिक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। FY25 के लिए कंपनी का लगभग 400 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस है एंड FY26 के लिए लगभग 600 करोड़ का है। सो दीज वर द डिटेल्स रिलेटेड जेबी लैमिनेट्स। इसके बाद में हम और एक प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका नाम है विलास ट्रांसकोर। तो ये भी यदि आप देखोगे तो दे आर ऑल्सो इनटू एग्जैक्टली सेम बिजनेस एज जेबी लैमिनेट्स। ये भी जो CRGO स्टील है उसके जो लैमिनेट्स है उसका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके जो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है उनको यहाँ पर सेल करती है। करंटली कंपनी की टोटल कैपेसिटी यदि आप देखोगे तो लगभग 12,000 मेट्रिक टन पर एनम इतनी है एंड लगभग ये जो कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। यहाँ पर आप सारे डिटेल्स देख सकते हो एंड इसीलिए कंपनी ने उनकी जो कैपेसिटी है उन्होंने डिसाइड किया है कि इसको 3 टाइम से इंक्रीज करके 36,000 मेट्रिक टन इतनी यहाँ पर वो लेके जा रहे हैं। और ये जो प्लांट है वो कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि जनवरी या फरवरी मंथ में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, बट ड्यू टू सम फ्लड सिचुएशन ये जो प्लांट है वो थोड़ा डिले हुआ है एंड इट विल बी गेटिंग ऑपरेशनलाइज बाय द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। और ये कैपेसिटी में से कंपनी को ये एक्सपेक्टेड है कि लगभग 24,000 मेट्रिक टन ऑफ द जो कैपेसिटी है दैट विल गेट यूटिलाइज बाय एंड ऑफ 2026 फाइनेंशियल ईयर एंड रिमेनिंग जो कैपेसिटी है या टोटल 36,000 मेट्रिक टन की जो कैपेसिटी होगी दैट विल गेट यूटिलाइज्ड बाय एंड ऑफ 2027 फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ने यहाँ पर और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जिसमें थोड़े बेटर मार्जिन से कंपेयर टू CRGO स्टील। और ये प्रोडक्ट्स में कंपनी ने रेडिएटर या नैनो क्रिस्टलाइन जैसे जो प्रोडक्ट्स है उसका एडिशन किया है। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग रेडिएटर से आगे जाके लगभग 10 to 15% के रेवेन्यूज आ सकते हैं एंड नैनो क्रिस्टलाइन से लगभग 5 to 6% के रेवेन्यूज आगे जाके आ सकते हैं। FY26 का जो रेवेन्यू का गाइडेंस है वो लगभग 650 to 700 करोड़ का कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया है। जो मार्जिन्स हो गए वो करंटली थोड़े एलिवेटेड है बट नॉर्मलाइज मार्जिन्स कंपनी के अकॉर्डिंगली कैन बी अबाउट 10 to 12%। करंटली जो हाइयर मार्जिन्स दिख रहे हैं हमें दैट इज बिकॉज ऑफ जो CRGO स्टील की प्राइजेस है वो काफी बढ़ गई थी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द रीजंस फॉर दैट बिकॉज BIS के जो नॉर्म्स है उसमें चेंजेस आए थे और इसके अलावा जो चाइनीज सप्लायर्स है इसको भी बैन किया था। इसी वजह से जो CRGO स्टील की प्राइजेस है वो काफी बढ़ गई थी। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो प्रॉक्सीज है ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस किया, या इसके अलावा पावर सेक्टर का हमने एक ओवरव्यू लिया। तो काफी एक डिटेल वीडियो था और ऐसे ही आपको अलग अलग डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको कौन कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स के रिलेटेड वीडियोस चाहिए। और जब भी आप कमेंट करोगे तो जरूर आपका नाम और आप कौन से सिटी से हो वो जरूर मेंशन कीजिए। तो ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। माइक्रो कैप क्लब में बहुत सारे रिपोर्ट्स मैंने अलग अलग स्टॉक्स के बारे में लिखे हैं। इसके अलावा हमने मोर देन 40 मैनेजमेंट्स को होस्ट किया है हमारे माइक्रो कैप क्लब के प्लेटफॉर्म पे और ये जो सारे वीडियोस है वो रिकॉर्डेड वीडियोस है जो माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। सारे रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड भी एक सेपरेट मॉड्यूल क्रिएट किया है, मेंटल मॉडल्स रिलेटेड एक सेपरेट मॉड्यूल है। काफी अलग अलग आपको डाइवर्स कंटेंट मिल जाएगा। तो यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए।
माइक्रो कैप क्लब में हम कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं करते हैं। बेसिकली माइक्रो कैप क्लब एक प्लेटफॉर्म है या एक टूल है जिसको यूज करके आप आपके खुद के जो डिसीजन है वो ले सकते हो। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। So let's meet on the next Saturday at 11 o'clock with the detailed understanding of the one of the sector या एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तब तक मेरे जो सारे वीडियोस है जरूर आप देखते रहिए एंड उसको कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।